नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो कुल 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर भी है 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर 50 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दीजिए, यानी 50-50 शब्द में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य पर 50 शब्द में आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्राचीनतम आधार है। इसमें मुख्य रूप से 4 वेद शामिल हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये चारों वेद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, संस्कृत भाषा में ही ये लिखे गए हैं। वेदों के साथ साथ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ शामिल होते हैं, आरण्यक शामिल होते हैं, उपनिषद भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और इन सभी ग्रंथों को श्रुति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जो ज्ञान है सदियों तक सुन करके संरक्षित किया गया है, सुन करके ही इसको आगे बढ़ाया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित सुन करके ही किया गया है। यह साहित्य अध्यात्म, दर्शन और जीवन जीने के उच्च आदर्शों का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना आप इसके उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता, इस पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये 2 नदियों के बीच विकसित हुई थी। एक का नाम है दजला और दूसरे का नाम है फरात। आधुनिक समय जो इराक है वहीं पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। यह अपनी उन्नत नगरीय व्यवस्था, क्यूनिफॉर्म लिपि और खगोल विज्ञान के कारण प्रसिद्ध हुई है। यहाँ पर सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन जैसी संस्कृतियों का उदय हुआ है जिन्होंने पहिए और पंचांग का आविष्कार किया हुआ है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है महाभारत, यानी महाभारत पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यानी इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है माना जाता है, जिसमें मूलतः 1 लाख श्लोक है और यह 18 पर्व में यानी कि 18 अध्याय में यह विभाजित है। इसे शतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुरुक्षेत्र के 18 दिवसीय युद्ध का वर्णन है जिनके भीष्म पर्व से श्रीमद् भागवत गीता निकली हुई है। यानी इसी महाभारत से श्रीमद् भगवत गीता जो है निकली हुई है। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जिगुरत। जिगुरत पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जिगुरत मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के विशालकाय और ऊंचे मंदिर थे। यानी जिगुरत जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिर थे। ये ठोस ईंटों के बने सीढ़ीदार पिरामिड की तरह दिखते थे जिनकी ऊंचाई आकाश की ओर जाती थी। इनका निर्माण मुख्य रूप से नगर के संरक्षक देवता के निवास के लिए किया जाता था। यानी प्रत्येक नगर के एक संरक्षक देवता थे, उन्हीं देवता के निवास के लिए जिगुरत का निर्माण किया जाता था। सुमेरियाई भाषा में इसका अर्थ था पर्वत की चोटी। सुमेरियाई भाषा में इस जिगुरत को पर्वत की चोटी कहा जाता था जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 5वां नील नदी। नील नदी पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। यानी नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता का उदय और विकास इसी के उपजाऊ किनारों पर हुआ था। यह नदी न केवल कृषि और सिंचाई का मुख्य आधार है बल्कि परिवहन और व्यापार के लिए भी जीवन रेखा मानी जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। यानी सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, उसी की विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय अर्थव्यवस्था थी, जिसका आधार उन्नत कृषि और सुदृढ़ विदेशी व्यापार था। यानी उन्नत कृषि भी यहाँ होता था और विदेशी व्यापार भी यहाँ अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में था। इसकी आर्थिक नींव अधिशेष उत्पादन पर टिकी थी। यानी सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह अर्थव्यवस्था अधिशेष उत्पादन पर टिका हुआ था, जिसने इसे तात्कालीन विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यता बनाया। इसके आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अब एक एक करके उन सभी विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला है कृषि और पशुपालन। ये दोनों जो है सिंधु सभ्यता में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता जिस एरिया में फैला हुआ था उस एरिया की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी थी, इसलिए यह सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोग विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। मुख्य फसलों में गेहूं, जौ और मटर शामिल थी, यानी इनका उत्पादन इनके द्वारा किया जाता था। पशुपालन में गाय का पालन करते थे, भैंस का पालन करते थे। कुबड़ वाले सांड का आर्थिक विशेष रूप से महत्व था, इसका भी पालन पोषण उनके द्वारा किया जाता था, जो परिवहन और भोजन के स्रोत होते थे। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है शिल्प एवं उद्योग। धातु कर्म इनको आता था, कांसा इनके द्वारा बनाया जाता था। मनके बनाना और वस्त्र उद्योग भी इनके द्वारा लगाया गया था। लोथल और चंदुदड़ो मनके बनाने के बड़े औद्योगिक केंद्र थे। यानी लोथल और चंदुदड़ो में मनके बनाए जाते थे, औद्योगिक रूप से ये प्रसिद्ध थे। यहाँ की ईंटें और मृदभांड एक निश्चित अनुपात में बनाए जाते थे। अनुपात था 4:2:1। यानी इसी अनुपात में जो है ईंटें और मृदभांड का निर्माण किया जाता था। अगली विशेषता है व्यापार और वाणिज्य। ये दोनों उन्नत अवस्था में था। व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के साक्ष्य मेलुहा शब्द के उल्लेख से मिलते हैं। लोथल का बंदरगाह समुद्री व्यापार का मुख्य द्वार था। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है तौल और माप। व्यापार में सटीकता के लिए 16 के गुणांक वाली मानकीकृत प्रणाली का प्रयोग होता था। हाथी दांत के तराजू और सीप के पैमाने इनके उन्नत गणितीय ज्ञान के प्रमाण हैं। अब निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन आत्मनिर्भरता और बाहरी व्यापार के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी जो हमारी वैदिक संस्कृति है इसमें हमारा सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, उसके सामाजिक जीवन की विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास की वह गौरवशाली कालखंड है जिसने हमारे वर्तमान समाज की वैचारिक और सांस्कृतिक नींव रखी है। यही समाज मुख्य रूप से ग्रामीण था। यानी जो वैदिक समाज था यह मुख्य रूप से ग्रामीण समाज था। लोग गांव में रहते थे जहां सामूहिकता, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। वैदिक संस्कृति की प्रमुख सामाजिक विशेषता निम्न है। अब एक एक करके हम लोग उसके विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है परिवार और वर्ण व्यवस्था। वैदिक समाज में परिवार भी पाया जाता है और वर्ण व्यवस्था भी पाया जाता है। समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो कुल थी। परिवार को ही कुल के नाम से जाना जाता था, जो संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी। यानी परिवार एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज विभाजित था। लेकिन यह जो है जन्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था बल्कि कर्म पर आधारित था। यानी वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। अगली विशेषता है स्त्रियों की स्थिति। इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान गरिमा प्राप्त थी। यानी जो महत्व पुरुष का था वही महत्व स्त्रियों का भी वैदिक काल में पाया जाता है। उन्हें शिक्षा और उपनयन का अधिकार था। यानी उनका भी जनेऊ संस्कार किया जाता था। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा जैसी विदुषियों ने ऋचाओं की रचना की है। यानी इनके द्वारा ऋग्वेद में कुछ ऋचाएं लिखी गई हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का यहाँ पर अभाव था। न तो बाल विवाह पाया जाता है वैदिक काल में और न ही पर्दा प्रथा वैदिक काल में पाया जाता है। अगली विशेषता है आश्रम व्यवस्था।
मानव को 100 वर्ष मान करके, यानी मानव का जो जीवन है उसके जीवन को 100 वर्ष मान करके उसे 4 आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति था। यानी इन 4 भागों में जीवन को बांट करके इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। अगला विशेषता है खान पान और वेशभूषा। आर्यों के भोजन में दूध शामिल था, दही शामिल था, घी शामिल था, इन सभी की प्रधानता थी उनके भोजन में। वे सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे जिन्हें नीवी कहा जाता था। वास और अधिवास भी इनको कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है मनोरंजन। मनोरंजन में रथ दौड़ था, शिकार था, घुड़दौड़ था और संगीत का भी इनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। संगीत भी इनके मनोरंजन का मुख्य साधन था। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि वैदिक समाज एक आदर्शवादी समाज था जहां व्यक्ति और समुदाय के बीच गहरा संतुलन था। यद्यपि समय के साथ इसमें कुछ जटिलताएं आई, किंतु शिक्षा, नारी सम्मान, ये सभी जो है बराबर रूप से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बाद में इन सभी का धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता है उत्तर वैदिक काल में। इतना आप निष्कर्ष में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, उसी की विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का धार्मिक जीवन अत्यंत जटिल और प्रकृति की शक्तियों से प्रेरित था। यानी वहाँ पर जो धार्मिक जीवन था वो प्रकृति पर निर्भर था। यहाँ के लोग बहुदेववादी थे, एक साथ कई देवताओं की पूजा करते थे और धर्म उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। यहाँ के लोग मानते थे कि मनुष्य का जन्म देवी देवताओं की सेवा के लिए हुआ है। उनका धर्म भय और भक्ति का मिश्रण था जो अक्सर बाढ़ और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रेरित होता था। कुल मिलाकर के डर उनके धर्म का प्रमुख आधार था। उनके धार्मिक जीवन की विशेषताएं निम्न हैं, एक एक करके हम लोग उसके विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है बहुदेववाद, यानी उनके द्वारा एक साथ कई देवताओं की पूजा की जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक शहर का अपना एक संरक्षक देवता होता था। उदाहरण के तौर पर अनु जो थे आकाश के देवता थे, एनलिन जो थे वायु के देवता थे और एंकी जो थे वो जल के देवता माने जाते थे। ये बहुदेववादी थे, एक साथ कई देवताओं की पूजा करते थे। दूसरी विशेषता है जिगुरात। मेसोपोटामिया के धार्मिक जीवन की सबसे विशिष्ट विशेषता जिगुरात थी। ये ईंटों से बने विशालकाय बहुमंजिला मंदिर होते थे जो ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। लोगों का विश्वास था कि देवता इन्हीं ऊंचे शिखरों पर निवास करते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है देवी स्तर की पूजा। प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी इस्तर। इनको इनाना के नाम से भी जाना जाता था। इनकी पूजा व्यापक रूप से की जाती थी। यह सभ्यता की प्रमुख महिला शक्ति प्रतीक थी, यानी यह सभ्यता की प्रमुख महिला शक्ति की प्रतीक थी। यानी इनाना जो देवी थी ये महिला शक्ति की प्रतीक जो है मानी जाती थी। अगली विशेषता है पुरोहितों का प्रभाव। समाज में पुरोहितों का स्थान अत्यंत ऊंचा था। उन्हें जो है देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और मंदिरों के पास विशाल भूमि और संपत्ति होती थी जो पुरोहितों के नियंत्रण में ही होता था। अगली विशेषता है अंधविश्वास और जादू टोना। यहाँ के लोग भूत, प्रेतों और बुरी आत्माओं में विश्वास करते थे। वे भविष्य जानने के लिए पशुओं के यकृत का अध्ययन करते थे और मंत्रों व तावीजों का प्रयोग करते थे। अगली विशेषता है परलोक की अवधारणा। मेसोपोटामिया के लोग मृत्यु के बाद के जीवन को अंधकारमय और कष्टकारी मानते थे, जिसे धूल का घर कहा जाता था। यानी परलोक जो था, यानी मृत्यु के बाद के जीवन को धूल का घर इनके द्वारा कहा जाता था। इतनी विशेषता आपको लिखना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि मेसोपोटामिया का धर्म प्रकृति की अनिश्चितता और देवताओं के प्रति भय पर आधारित था। उनके भव्य मंदिर जिसको जिगुरात कहा जाता था और देवताओं की विस्तृत सूची की उन्नत धार्मिक सोच और वास्तुकला कौशल का जीवंत प्रमाण है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड 100 है जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के अध्ययन स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों की विवेचना कीजिए।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं का इतिहास केवल पुस्तकों में ही नहीं बल्कि मिट्टी की परतों के नीचे दबे अवशेषों में भी सुरक्षित हैं। विशेषकर जो आदि ऐतिहासिक काल है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। पुरातात्विक साक्ष्य ही एकमात्र वैज्ञानिक और विश्वसनीय स्रोत हैं। ये साक्ष्य तत्कालीन सभ्यताओं के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम लोग कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों की विवेचना करेंगे। पहला है नगर नियोजन और स्थापत्य अवशेष। प्राचीन सभ्यताओं के स्वरूप को समझने में उत्खनन से प्राप्त भवनों का विशेष महत्व हमको दिखाई पड़ता है। जैसे सिंधु सभ्यता है तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्राप्त हुई है ग्रिड प्रणाली, पक्की ईंटों के मकान और विशाल स्नानागार, यह सिद्ध करते हैं कि यह एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर हमको दुर्ग और प्राचीर भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में मिले दुर्गों के अवशेष तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक विभाजन को दर्शाते हैं। अगली विशेषता है मृदभांड। मृदभांड जो होते हैं ये इतिहास के सूचक होते हैं। पुरातत्व में मिट्टी के बर्तनों को इतिहास की वर्णमाला कहा जाता है, यानी जो ये मृदभांड होते हैं इनको इतिहास की वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। अब विभिन्न कालखंड के जो मृदभांड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे गेरुवर्णी मृदभांड जो है ताम्रपाषाण काल को सूचित करते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो है वैदिक सभ्यता को सूचित करते हैं। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड जो हैं मौर्यकालीन नगरीय सभ्यता की पहचान कराते हैं। इनकी बनावट और पालिश तत्कालीन तकनीकी के स्तर को बताती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पुरातात्विक स्रोत है वो है मुहरें और मुद्राएं। सभ्यताओं के व्यापारिक संबंधों को समझने के लिए मुहरें सबसे सशक्त साक्ष्य हैं। सिंधु घाटी की मुहरों का मेसोपोटामिया में मिलना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पुष्टि कराता है। इन मुहरों पर अंकित पशु पक्षियों के चित्र तत्कालिक जीव जगत और धार्मिक विश्वास की जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्रोत है वो है अभिलेख और शिलालेख। सभ्यताओं के राजनीतिक और धार्मिक विस्तार को समझने में पत्थर या धातुओं पर खुदे लेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अशोक के अभिलेख इसमें मिलते हैं। ये मौर्यकालीन साम्राज्य की सीमाओं और धर्म के प्रसार का प्रमाण हमको देते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख हमको प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक और बुद्ध काल के बाद के स्तंभ लेख समाज के नैतिक और राजनीतिक मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा अन्य जो स्रोत हैं उसमें उपकरण है, हथियार है और धातु के अवशेष हैं। सभ्यता के क्रमिक विकास में जैसे पाषाण काल से ताम्र और ताम्र से लौह काल को समझने में औजारों की भूमिका अहम हो जाती है। लोहे के औजारों ने कृषि क्रांति और जंगलों की कटाई के माध्यम से गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला जो स्रोत है वो है अस्थि अवशेष और समाधान प्रणाली। खुदाई में प्राप्त मानव और पशुओं की हड्डियां तात्कालिक खान पान और अंतिम संस्कार की विधियों पर प्रकाश डालती हैं। उदाहरण के लिए लोथल में युग्म समाधान सती प्रथा या संयुक्त संस्कार का संकेत देते हैं। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्य आधारभूत स्तंभ हैं। जहां साहित्यिक स्रोत अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, वहीं पुरातात्विक साक्ष्य रेडियो कार्बन जैसी विधियों के कारण अधिक सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हीं साक्ष्यों के कारण आज हम अपनी प्राचीनतम सभ्यताओं के गौरवशाली इतिहास को वैज्ञानिक रूप से समझ पा रहे हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेपर हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर मुझे जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।